नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आज जा रहे हैं बिहार, वहां यात्रा है। 16 दिन रहेंगे। 17 तारीख, आज 17 अगस्त है, 17 तारीख से लेकर के 1 सितंबर को रैली होगी पटना में, गांधी मैदान में। तब तक जो है राहुल गांधी वहीं रहेंगे। 2 दिन हालांकि बीच में छुट्टी है और 24 जिलों की यात्रा करेंगे और मताधिकार को लेकर के यात्रा कर रहे हैं कि जो एसआईआर हुआ है और एसआईआर के तहत जिस तरह से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद क्या होगा कहना मुश्किल है। कितने लोगों के नाम कटेंगे, कितने लोगों के नाम वापस जुटेंगे, क्या क्या होगा अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन एसआईआर के दौरान जितने लिस्ट प्रकाशित करने से पहले, ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करने से पहले जिस तरह का केओस दिखाई पड़ा बिहार में, उससे पता लगता है कि बहुत कुछ गड़बड़ ही होने वाला। हालांकि आज ये भी है कि खबर की चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है दोपहर में। क्या होगा उसमें वो हम बताएंगे जब कुछ लगेगा, कुछ कंक्रीट बात है तो। बिहार की राजनीति पे हम और आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये भी बताएं कि आपको पता है कल भी हमने बात की थी इस पर कि ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग हुई। 3 घंटे मीटिंग चली और उस मीटिंग का हालांकि कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक ये हुआ कि ट्रंप और पुतिन दोनों बात करना चाहते हैं। ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन के साथ बात करना जरूरी है, इसलिए 3 घंटे बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। पुतिन ने निमंत्रण भी दिया कि अगली मीटिंग हम मॉस्को में करेंगे। लेकिन भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है। कल अभी हमने बात की थी कि अगर पुतिन और जो ट्रंप है उनके बीच अगर कोई डील होती है, कोई बातचीत होती है, कोई समझौता होता है, मिलकर चलने की बात होती है, उससे भारत के सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो जब दो ध्रुव मिलते हैं तो कई अपने हितों के लिए कई सारे दोस्तों की कुर्बानी देते हैं। और अमेरिका का जो रवैया है वो है कि नेशन फर्स्ट जो कह रहे हैं ट्रंप, कि कैसे अमेरिका को आगे रखा जाए, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। हर देश के लिए ये है कि हर देश का प्रधानमंत्री, हर देश का राष्ट्रपति अपने देश को सबसे ऊपर रखे, और अमेरिका वही कर रहा है। ट्रंप वही कर रहे हैं। ट्रंप चाह रहे हैं कि दुनिया में उनकी दादागिरी बढ़े, उनका व्यापार बढ़े, और जहां जहां से उनका व्यापार कम है उस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। भारत भी एक ऐसा देश है जहां से हम निर्यात बहुत करते हैं अमेरिका, और वहां से आयात कम करते हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि भारत भी आयात करे। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत के कान उमेट करके रखें, भारत अपनी संप्रभुता जो है हमारे यहाँ गिरवी रख दे, हम जैसे चाहे हमारे पिट्ठू की तरह भारत चले। और उसकी वजह भी है, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं जिस तरीके से अमेरिका की तरफ वो उनका झुकाव रहा है, अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर के तमाम नीतियां, खास करके हिंदू मुसलमान के रोल पर जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हुए हैं मोदी जी, फिलिस्तीन के खिलाफ एक तरह से कहिए कि आंखें मूंद ली है जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसको लेकर के। कल मैं एक देख रहा था कि राजघाट पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, जो प्रोफेसर थे, वो धरना दे रहे थे, वहां पे अनशन पे बैठे हुए। पुलिस उनको उठाने गई और उनकी बेटी का वीडियो था, बेटी थी, बुजुर्ग व्यक्ति 92 साल के, वो जो है फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। और फिलिस्तीन के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे बुजुर्ग व्यक्ति, लेकिन एक नैतिकता, मानवता उनको कचोटती है और वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की पुलिस को भी बर्दाश्त नहीं है, और आतंकी आए जिस तरह से देश में और 26 लोगों को मार करके चले गए, उसके लिए जो है आतंकियों को कैसे रोका जाए, उनके पास कोई रणनीति नहीं है। मोदी सरकार के पास, उनके पास एक रणनीति है कि बंदूक से हम हल निकालेंगे। बंदूक हल नहीं देती है। हल के लिए जरूरी है कि आप जो है कूटनीतिक प्रयास करें, आप मानवीय मूल्य बोध आपके भीतर हो, मानवीय मूल्य को समझें। नरेंद्र मोदी मानवीय मूल्य के मामले में थोड़ा सा संकीर्ण है, उनका हाथ तंग है मानवीय मूल्य के आधार पर, और वो हम देश के भीतर देखते रहते हैं। जिस तरह से जब से वो आए हैं सत्ता में, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात में, तब से अगर आप देखें
बाकी देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अगर याद कीजिए कि जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी जो अमेरिका है उनको वीजा देने से मना कर दिया था। पश्चिमी देश जो और थे, यूरोपियन कंट्री, उन लोगों ने वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा पद होता है और कोई देश वीजा देने से मना नहीं कर सकता, खास करके भारत जैसे देश के साथ। छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को भी वीजा आसानी से मिल जाता है। वो राजनैतिक कूटनीतिक वीजा होता है जो उनको मिलता है, जिसके आधार पर वो कहीं भी जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो सुलभ हो गया। भारत में अलग कहानी, अलग नैरेटिव गढ़ा गया उसके लिए। लेकिन जो ट्रंप जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं और जो मोदी यहाँ नैरेटिव गढ़ रहे हैं, दोनों नैरेटिव हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए अच्छा नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, पूरा आरएसएस भारत माता की जय, पूरी बीजेपी भारत माता की जय करती रहती है, नारे लगाती रहती है। लेकिन भारत माता की जय कैसे हो, इसके लिए जो काम किए जाने चाहिए वो नहीं कर रही है। भारत माता को अपमानित करने के तमाम जो हथकंडे होते हैं या मूर्खताएं कहिए, वो नरेंद्र मोदी सरकार करती रहती है, आरएसएस भी करता रहता है। और आरएसएस के जो आनुषंगिक संगठन है, हिंदू संगठन, वो तमाम करते रहते हैं। दुनिया में किसी भी देश का मान बढ़ता कैसे? वो बढ़ता है मानवीय बोध से। मानवीय बोध अपने देश के नागरिकों के प्रति, मानवीय बोध दुनिया के नागरिकों के प्रति। अगर आप में मानवीय बोध नहीं है तो आप, या तो फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हो कि आपके लिए लोग जो है जयकारा लगाए। तो क्या भारत इतना ठीक है? नरेंद्र मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम, कभी बोलते हैं पांचवी अर्थव्यवस्था है, कभी बोलते हैं चौथी है, कभी है तीसरी है। जाते जाते हो सकता है बोल ये भी बोलते कि पहली अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और भक्त हमारे मान भी लेंगे, चूंकि चैनल है, गटर मीडिया है, वो कुछ भी मनवा सकता है। जैसे वो मनवा दिया कि दुनिया में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का, जबकि हालत ये है कि दुनिया के हर देश में उनकी छवि जो है, केवल उनकी छवि खराब नहीं हुई है, पूरे देश की छवि खराब हुई। भारत की जो पहचान थी दुनिया में, उस पहचान को नुकसान पहुंचाया है। अभी देखिए अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वहां के राष्ट्रपति, जो टैरिफ पे लगातार बात हो रही है और 50% टैरिफ लगाया है रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर के। बहाना है कि रूस के साथ आप तेल खरीद रहे हैं, ईरान के साथ तेल खरीद रहे हैं। लेकिन टैरिफ को लेकर के जो छठे दौर की बातचीत होनी थी, वो भी स्थगित कर दी अमेरिका ने। और अब स्थिति यह है, इससे आप समझ लीजिए इसकी भयावहता, कि अब हमें जो गटर मीडिया है हमारे देश का, जो भारत माता की जय और मोदी जी की जय करने में लगा रहता है, उसको भी अब लग रहा है कि जो भारत अमेरिका रिश्ता है वो पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये भारतीय मीडिया को भी अब लगने लगा है, जो गटर मीडिया है। और ये भी कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। और सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि शनिवार 16 अगस्त को जो भारत को तब बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की वार्ता स्थगित कर दी। यह बैठक 25 से 29 अगस्त तक दिल्ली में होने वाली थी और अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस वार्ता को रिशेड्यूल किया जाएगा। दरअसल जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो ट्रंप मोदी जी को उनकी औकात दिखा रहे हैं और उसके बहाने भारत पर शिकंजा कस रहे हैं। हालांकि ट्रंप ये जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ता तोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी देश जो अमीर देश है, विकसित देश है, भारत के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भारत सबसे बड़ा दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। आबादी मतलब उपभोक्ता होता है। जो 1990 के बाद जो दुनिया बदली है, ग्लोबलाइजेशन जो आया है, लिबरलाइजेशन जो आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से, उसको भी वो भी कर सकते हैं, उसमें अमेरिका हो या चीन हो या कोई देश हो, उसके लिए भारत अनिवार्य देश है, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता है। भारत इसलिए भी जरूरी है कि भारत की प्रतिभा जो है दुनिया के अलग अलग देशों को चाहिए, क्योंकि मेहनती लोग हैं भारत में।
हालांकि अब जानते हैं कि भारत एक, पहले हम पढ़ते थे भारत एक कृषि प्रधान देश, कृषि तो अब गौन हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को भी किसानों से कोई लेना देना नहीं। 750 किसान मरे, उसको लेकर के सत्यपाल मलिक जी अब नहीं रहे। उन्होंने भी क्या कहा था आपको पता है। और 13 महीने की हड़ताल, दुनिया ने देखा कि किस तरह से किसान सड़कों पर है। और आज भी किसानों को कोई राहत नहीं। एक बोरी खाद के लिए किसान को पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, 6-6 दिन इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगे रहना पड़ता है। डिजिटल इतना हो गए हैं कि दुनिया को हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल देश हो गए हैं। ज्ञान बगाड़ने में क्या जाता है, लाल किला से बोलने में क्या जाता है। सीज फायर करने के बाद क्या स्थिति है दुनिया में हमारे देश की, वो कुछ छुपी नहीं है। हम लोग बार बार बोल चुके हैं, ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो सवाल है कि जो ट्रंप कर रहे हैं, वो ट्रंप जानते हैं कि मोदी जो है मजबूर है। क्योंकि मोदी जो है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो अकड़ा हुआ आदमी होता है, मोदी जी अकड़े हुए हैं। और अकड़ देश में आपको ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके आप सत्ता पे बैठ सकते हो, राजनीतिक गठजोड़ करके, झूठ फैला करके, तमाम तरीके से सत्ता पे बैठ सकते हो। लेकिन दुनिया के जो कूटनीतिक मामले हैं, उसमें आपकी हैसियत क्या है, क्या हो सकती है, वो आपको नहीं दिख रहा है। चूंकि आपके वश में अब कुछ रहा नहीं। रूस और अमेरिका के बीच अगर कोई समझौता होता है तो उसमें चीन भी साथ है, उस पर भारत की बलि पड़ेगी। और भारत की बलि ही लेना चाह रहा है अमेरिका। वो चाह रहा है कि आप पाकिस्तान के पैरेलल खड़े हो जाओ, जैसे पाकिस्तान को हम अपने तरीके से चलाते हैं, आप भी चलो, नहीं चलोगे तो आप पे डंडा चलाएंगे। अब मोदी जी जो है वो देश को फंसा चुके हैं। हिंदुस्तान न इधर है न उधर है। हिंदुस्तान न अमेरिका के साथ है, हिंदुस्तान न रसिया के साथ है, चीन के साथ है, और हिंदुस्तान न अपने साथ। हम तिराहे पे खड़े, किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। किंग कर्तव्य विमूढ़ है। लेकिन हमारी अकड़ है, चूंकि मियाँ जे गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। गटर मीडिया है ही नैरेटिव गढ़ने के लिए, वो गढ़ता रहेगा। और तब तक गढ़ता रहेगा जब तक हम जो है सत्ता से बाहर नहीं हो जाते नरेंद्र मोदी। हालांकि लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन अमेरिका जो कर रहा है उसमें हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे देश की गरिमा और संप्रभुता सबके साथ खेल रहा है। मोदी जी भी वही कर रहे हैं, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ, गरिमा के साथ, संप्रभुता के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि जो व्यक्ति अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। भारत की मजबूरी मोदी हो सकते हैं, वो ध्रुवीकरण और मीडिया के नैरेटिव की वजह से सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन दुनिया के किसी देश में उनकी इज्जत नहीं। ये हमको स्वीकार करना चाहिए। दुनिया जान गई है कि मोदी क्या है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। डिजिटल जमाना है। यहाँ जो हो रहा है, या जो जो रवैया है, सीज फायर को लेकर के बात करें, व्यापार को लेकर के बात करें, जो यहाँ भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी, उसको लेकर के बात करें। 27 देशों से पुरस्कार लेने से कुछ नहीं होता, सबको पता है पुरस्कार कैसे मिलता है। देश में भी बहुत लोग पुरस्कार पाते रहते हैं, भारत रत्न भी पा लेते हैं। भारत रत्न कैसे मिलता है आपको पता है, मिलने लगा है कैसे, वहां भी राजनीति है। पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, अकादमी पुरस्कार है, साहित्य, संगीत, कला की दुनिया के पुरस्कार हैं। सब जगह खेल चल रहा है, यहाँ भी खेल चल रहा है। लेकिन दुनिया इस खेल को पहचानती है। हम इस खेल को समझते हैं तो क्या दुनिया इस खेल को नहीं पहचानती है? दुनिया भी इस खेल को पहचानती है। और हमें लग रहा है, देश को लग रहा है कि हिंदू धर्म जो है दुनिया में बुलंद हो रहा है। लेकिन दुनिया धर्म के सहारे नहीं बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है विज्ञान के सहारे। वो अमेरिका हो या कोई इस्लामिक कंट्री, वो अल्लाह अल्लाह करके इस्लामिक कंट्री आगे नहीं बढ़ रहा। वो जानता है, उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, सुल्तान है, वो जानते हैं कि जब तक वैज्ञानिक तरक्की हमारी नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुबई हो या अबू धाबी हो या और सऊदी अरब के देश हो, सऊदी अरब हो या और दूसरे गल्फ कंट्रीज हो, सब वैज्ञानिक तरक्की में लगे हुए हैं। वो मस्जिद के लिए आंदोलन नहीं चला रहे हैं। हम मस्जिद के लिए, हम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर बना के दम लेंगे। अच्छी बात है। विज्ञान जो है वो विज्ञान तर्क पे चलता है।
और जब हम तर्क शक्ति खो देते हैं तो फिर अंधविश्वास में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। हमारा वही हाल है। अभी देखिए जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है। बताया, खबर आ रही है कि पूरी दुनिया के कृष्ण मंदिर में जो है इतनी भारी भीड़ आ गई है कि पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है संभालना। तो चाहे मुंबई हो, मुंबई भीम में भी इस्कॉन मंदिर है। हालांकि इस्कॉन मंदिर को क्या बोलते हैं, धर्म स्थल कम है, टूरिस्ट प्लेस ज्यादा है, व्यापारिक स्थल ज्यादा है। लेकिन चलिए, दुनिया में हम सब सामने राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला गाना गाना सुनते आए हैं, लेकिन इस्कॉन के जो कृष्ण हैं वो गोरे हैं। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, रंग बदल देते हैं, उनको भी गोरा चाहिए। और उसका क्या बिजनेस है आपको पता नहीं हो तो पढ़िएगा तो पता चलेगा इस्कॉन का बिजनेस क्या है। पटना में भी मैं देख रहा था कि पटना में इस्कॉन में पुलिस ने कहा कि हम व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, हमें अंदाजा नहीं था इतनी भीड़ आ जाएगी, लेकिन इससे हमको सबक मिला है। हम सब जो है नाच रहे हैं, नाच रहे हैं कि हम जो है पहली बार अवसर मिला है हिंदू होने का। और पहले जो है हम नाचने का अधिकार हमको नहीं था पहले, जब नेहरू का शासनकाल था, जब इंदिरा का शासनकाल था रहा और दूसरे प्रधानमंत्री देश में हुए, उसमें नाच नहीं पाते थे। नाचने में बड़ी बंदिश थी। माता पिता घर के लोग भी रोक देते थे, क्या नाच रहा है, नाचना तुम्हारे काम नहीं है। लेकिन अब तो छूट है, मोदी जी जब से आए हैं नाचने की छूट मिल गई है। कहीं भी नाचो, सड़क पे नाचो, गली में नाचो, मोहल्ले में नाचो, मंदिर में नाचो, मस्जिद के आगे नाचो, नाचो, खा करके नाचो, भूखे पेट नाचो, गाली दे करके नाचो, जैसे नाचना है नाचो, नाचो, अच्छी बात है। अब तो हम देख रहे हैं कि अब खाली अब संसद में ही नाचना बचा होगा, वहां भी नाच शुरू हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बहरहाल इम्पोर्टेंट ये है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कहना पड़ रहा है। देश जो है, हमारा देश हमारे संविधान की वजह से है, हमारी विविधता की वजह से है, मानवीय बोध की वजह से। गांधी दुनिया में इसलिए पहचाने गए, जाने गए और आदरणीय माने गए। और वो ये था कि जो सत्य और अहिंसा, दुनिया में हर जगह हिंसक लड़ाइयां हुई और सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत में गांधी ने सत्ता के लिए हिंसा को रोका, कहा हिंसा गलत है, और अंग्रेजों को समझाने में भी कामयाब हुआ। हालांकि अभी जो एनसीईआरटी जो किताब निकाल रही है उसमें इतिहास में पढ़ाने जा रही है कि किस तरीके से गांधी नेहरू की वजह से, कांग्रेस की वजह से भयानक हिंसा हुई। विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, कितने लाख लोग मारे गए। हालांकि हर साल हमारे देश में 4 से 5 लाख लोग सड़कों पे मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। उसके लिए कोई अफसोस नहीं, उसके लिए कोई दिवस नहीं। हर साल जो विभाजन विभीषिका है वो तो अलग कारण था, जिसको कह रहे हैं ये देश का बंटवारा हुआ और उसमें हिंदू मुसलमान हुआ। हिंदू मुसलमान जहर भरने में भी यही लोग थे, हिंदू महासभा के लोग हों या ये मुस्लिम लीग के लोग हों, वो दोनों सांप्रदायिक थे। धर्म के नाम पर पाखंड और पाखंड के नाम पर सत्ता, यही हिंदू महासभा का हासिल था, यही मुस्लिम लीग का हासिल था। वो उनका लक्ष्य वही था। मुस्लिम लीग का भी लक्ष्य था सत्ता और हिंदू सभा का लक्ष्य था सत्ता। इसलिए आजादी से पहले भी जब कांग्रेस ने मना कर दिया था, असहयोग आंदोलन, और कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता नहीं में नहीं जाएंगे, तब यही दोनों लोग सत्ता संभाल रहे थे। हिंदू सभा में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके, दोनों को अलग देश चाहिए था, लेकिन सत्ता में दोनों बराबर के भागीदार थे। जम्मू कश्मीर आपको याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में पिछले दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और वहाँ पीडीपी ने साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। इनको कोई परहेज नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए अपन कुछ भी करेगा, किसी की बलि दे देगा, वो नैतिकता की बलि दे देगा, वो धर्म की बलि दे देगा, देश की बलि दे देगा, किसी की बलि दे देगा। सत्ता चाहिए। पिछले 11 साल से तो देश में चल रहा है, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में वही भरा हुआ है, नफरत। और मोदी जी देश बदल दिए, दुनिया को भी बदल देंगे। वो मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी जो है हर जगह घिर गए। और ये देश जो है ना, वो धर्म नहीं है, ये देश कोई पार्टी भी नहीं है। और जब देश के नागरिकों का सम्मान खतरे में पड़ जाता है, देश की संसद खतरे में पड़ जाए, संवैधानिक संस्थान खतरे में पड़ जाए, और सब चापलूसी करने लगे एक व्यक्ति की, तो फिर ये झूठा आत्मगौरव सब कुछ बर्बाद कर देता है।
मोदी जी का झूठा गौरव जो है देश में तो जो है सो है, दुनिया में हमारी छवि खराब कर चुका है। और देश दुनिया में हमें मान सम्मान मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर मानवीय मानवीय मूल्य बोध पैदा करें। और ये मानवीय मूल्य क्या है? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति सम्मान। आप भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन जो मोदी जी का चेहरा जो दिखता है दुनिया के सामने, देश के सामने, वो भयावह है, लिजलिजा है। सत्ता के लिए साला कुछ भी करेगा। वो जो गाना था ना, लव के लिए अपन कुछ भी करेगा, तो सत्ता के लिए अपन कुछ भी करेगा। और जो चेहरा दिखता है वो लिजलिजा चेहरा। सीज फायर पर जिस तरह की बयानबाजी मोदी आज भी कर रहे हैं, वो अभी दुनिया के सामने मोदी को कमतर बनाता है। लेकिन सत्ता के मोह में मोदी अपनी जिद पर अड़े हैं और अपने साथ साथ भारत की हद पिटवा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये जब तक इस देश के नागरिकों को समझ में नहीं आएगा, तब तक नहीं संभव है। और ये समझ विकसित कैसे होती है? समझ विकसित होती है जब पाखंड से आप बाहर निकलते हैं। समझ विकसित होती है जब आप शिक्षा का दामन थामते हैं, जब आप अपने भीतर के मनुष्य को पहचानते हैं, जब दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों को भी वही अहमियत देते हैं। कल हम बात कर रहे थे, उसमें कहा था कि जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, बौद्धिक होते हैं, वो जानते हैं कि हमारे अलावा भी लोग सही हो सकते हैं। दूसरे भी रास्ते हैं, जिस रास्ते हम चल रहे हैं उसके अलावा भी कई रास्ते हैं। कोई जरूरी नहीं जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वही सही हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति मानता है कि सिर्फ उसी का रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। जिस रास्ते पे चल रहा है देश, चलाया जा रहा है 11 सालों से, और जिस रास्ते की तरफ राहुल गांधी ले जाना चाहते हैं, दोनों में अंतर है। कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का चेहरा दिखाया देश का दुनिया को, आरएसएस ने जिस तरह से चेहरा दिखाया हिंदुइज्म का, उससे बहुत कुछ पर्दा हट गया है लोगों के दिमाग से। और मुझे लगता है ये जो संविधान है और वोट देने का अधिकार है, ये आज देश की, भारत के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। कि जब तक हम जो है ये हमारे भीतर ये सौंदर्य बोध, ये मानवीयता बोध, संप्रभुता को हम नहीं समझ पाएंगे, अपनी आजादी को नहीं समझ पाएंगे, अपने होने के मतलब को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारी दशा और दिशा सुधरने वाली नहीं है। एक वीडियो दिखाता हूं पहले तेजस्वी यादव का, वो आज भी उन्होंने, पहले वीडियो देख लीजिए फिर बात करेंगे इस पर भी। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोगों से उनके वोट डालने की और सरकार चुनने की आज़ादी छीनी जा रही है। मैं तेजस्वी यादव आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आपकी वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ूंगा। तानाशाही कितनी भी हावी हो जाए, लोकतंत्र मरने नहीं दूंगा। एक एक बिहारवासी अपना वोट डालेगा, ये वादा है आपके बेटे, आपके भाई तेजस्वी का आपसे। इसी आवाज़ को मुखर करने और न्याय पाने के लिए हम 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि अब स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारे वोट, हमारी पहचान, हमारे अधिकारों पर बेशर्मी से डाका डाला जा रहा है। SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा प्रहार है। वोटर अधिकार यात्रा का ये आंदोलन जन जन का जय घोष बन गया है। ये आंदोलन में सिर्फ बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी ही नहीं, बल्कि देश का 140 करोड़ न्यायप्रिय जनता भावनात्मक रूप से हमारे आपके साथ जुड़ेगी और चलेगी। मैं सभी बिहारवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वोट बचाने,
लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए एक एक बिहारवासी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद, जय बिहार। कई लोग मानते हैं कि नेताजी तो भाषण देते हैं और फिर वो उस पर पलट जाते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन नेताजी के इंटेंशन क्या है? सत्ता तो सबके इंटेंशन में रहता है। राहुल गांधी भी है तो सत्ता है उनमें, सत्ता पाएंगे तो देश बदलेगा। देश बदलने के लिए, देश में कुछ करने के लिए सत्ता में होना जरूरी होता है। तेजस्वी के बारे में भी कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी को जो ऐसे भी कहा जाता है चारा चोर, जंगल राज। हालांकि कल मैंने वीडियो बड़ा अच्छा दिखाया था, वो टोटी चोर बोला वो अखिलेश को, तो अखिलेश पार्टी के वो जो वीडियो, हालांकि वो क्रिएटेड है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि वो कई तरीके के चोर बताती है। मीडिया नैरेटिव करता है इस देश का, और इस देश का मीडिया नैरेटिव करता है जो नौकरशाही है, जो अपर क्लास है, वो नैरेटिव करता है। लोअर क्लास जो है, जो निचला तबका है समाज का, शिक्षा में जो नीचे रह गया, जो पढ़ाई में नीचे रह गया, जो धन दौलत में नीचे रह गया, सोच विचार में भी छूट गया। वो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन 5 किलो अनाज, 1 बोतल दारू, हिंदू राष्ट्र, इस्लाम, इन सब में फंसा हुआ है। विकास के लिए इसमें से किसी की आवश्यकता नहीं, न हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, न मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता है। विकास के लिए जरूरी है, प्रगति के लिए जरूरी है कि हम मानव राष्ट्र की बात करें। सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, इसीलिए लिया गया कि वो मानव धर्म की बात की थी। और अकबर को भी इसीलिए महान बनाया गया, बताया गया कि वो दीन-ए इलाही चलाया था। गूंगापन से बाहर निकलने की बात कर रहे थे वो। और जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार से अभी भी, हालांकि एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है अभी भी। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, मैं भी ये मानता हूँ। लालू प्रसाद ने अलग काम किया और नीतीश ने भी अलग काम किया, और बहुत हद तक बिहार को बचा करके रखा इन लोगों ने। ये जो जिस तरीके से राजनीति देश में हुई उससे, और खास करके दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज के लिए, हक के लिए पिछले 30-35 सालों में काफी कुछ हुआ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कल हम बाबू जगदेव प्रसाद जी का जिक्र कर रहे थे। जगदेव बाबू 60s के दशक में ये नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है। कांग्रेस जगदेव बाबू को याद कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जगदेव बाबू की जब हत्या हुई थी तो बिहार में जो है कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के नाम बहुत अच्छाइयां भी है, बहुत गड़बड़ियां भी है। खास करके तो बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, कई सारी आलोचनाएं कांग्रेस को झेलनी पड़ती। राहुल गांधी पे मुझे भरोसा इसलिए जमता है, और तेजस्वी के साथ भी हम खड़े दिखाई पड़ते हैं, उसकी वजह यह है कि इस संविधान पे बात कर रहे हैं। ये पोंगा पंथ पाखंड पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं संविधान पर, और अब बात कर रहे हैं मताधिकार पे, वोट देने का अधिकार, जो बेस है हमारे लोकतंत्र का। हमारे पास अगर वोट देने का भी अधिकार हमसे कोई अगर छीन लेना चाहती है सरकार, तो वो सरकार हमें क्या देगी? इसका मतलब है कि हमारे अधिकार छीन करके हमको याचक बनाना चाहती है वो सरकार, कि आप हाथ फैलाइए, आपकी झोली में कुछ दे देंगे। जैसे मंदिर जाते हैं तो आप लेके जाते हो प्रसाद, हाथ में लेकर के क्या आते हो? प्रसाद का आधा डिब्बा, आधा तो पंडित जी को चढ़ा देते हो, मंदिर में चढ़ा देते हो, नारियल फोड़ते हो, आधा वो रख लेते हैं, आधा आधा लेकर के आते हो। लेकिन आपको लगता है कि हमने भगवान से सब मांग लिया और पूरा भविष्य हमारा सुरक्षित हो गया। तो भ्रम वहां भी है, भविष्य तो एक भ्रम ही, लेकिन इंटेंशन से पता लगता है कि अगर कोई बात कर रहा है, किस पर बात कर रहा है, झूठे आशीर्वाद दे रहा है या कुछ किसी दिशा में बढ़ा है लेकर के हम। तो हम पाते हैं कि देश की आजादी के बाद हम बदले हैं, बढ़े हैं, खास करके स्वतंत्रता के ऊपर। अब कोई ये नहीं कर सकता कि दलितों को जो है पैखाना हिसाब करना है, दलित मंदिर में नहीं बैठ सकता, दलित
बस नहीं चला सकता, दलित राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जस फलाना नहीं बन सकता। मनुस्मृति अगर लागू होती तो ये कहता, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन दलितों पिछड़ों को जगह मिली है, उनकी स्थिति में, उनकी दशा और दिशा में बदलाव आया है आजादी के बाद। हम ये बार बार कहते हैं कि 85 करोड़ लोग अभी भी 5 किलो अनाज के मोहताज हैं। ये मोहताज किसने बनाया है? राजनीति ने बनाया है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो हजारों साल की गुलामी है, राजनीतिक गुलामी कोई बड़ी गुलामी नहीं होती। राजनीतिक गुलामी से तो हम लड़ लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़ा जा रहा है, लड़ रहे हैं लोग। लेकिन जो ये जो धार्मिक गुलामी है, सांप्रदायिक गुलामी है, पाखंडी गुलामी है, पाखंड का गुलाम है, फ्यूचर की गुलामी है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ईश्वर सब बढ़िया करेगा, ये जो गुलामी है, और इस सब बढ़िया करेगा में जो हम इस क्रम में जो हम अन्याय को सहते हैं, हम जो पाखंड में डूब जाते हैं, अंधविश्वास में डूब जाते हैं, वो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करता है। अगर संविधान को जितनी गंभीरता से धर्म पे बात करते हैं, उतनी गंभीरता से अगर हम संविधान पे बात करें, उतनी गंभीरता से हम अपने फंडामेंटल राइट्स पे बात करें, तो यकीनी तौर पे देश बदलेगा। और कई तरह की वीडियोज आते रहते हैं, ये जो कह रहे हैं प्रमोद जिंदल जी वोट चोर गद्दी छोड़, ये अधिकार है हमारा कि हम गद्दी पे उसको नहीं बैठने देंगे। क्या राजा के खिलाफ इस तरह के अधिकार रखते हैं? क्या मनुस्मृति इसकी इजाजत देता है? सब कृपा पात्र बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र जो है, जो संविधान हमारा है, वो कृपा पत्र नहीं बनाता, वो हमें अधिकार संपन्न बनाता है। और हमें अधिकार संपन्न होने की जरूरत है, अधिकार को समझने की जरूरत है। और अधिकार को अगर समझना है तो हमें मताधिकार को भी समझना पड़ेगा, और हमें संविधान को भी, और हमें मानवीय बोध को भी समझना पड़ेगा। और जब इसको समझेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। बिहार में क्या असर होगा इसका तो चुनाव के बाद दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये फिलहाल ये है कि बदलाव की मांग बिहार में उठ रही है, और राहुल गांधी ने एक समा बांध दिया। ये जो मोदी का तिलस्म है, देश में भी बिहार में भी, उसको तोड़ा है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के जिस तरीके का उसको दुष्प्रचार कीजिए, कहिए या सच मानिए, जो आपको लगे मान लीजिए, उससे अलग तो होना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अब पहले वाली स्थिति में है नहीं। बिहार में कांग्रेस पार्टी बदली है। राहुल गांधी से अपेक्षा है कि वो बदलाव लाएंगे, और खास करके जिस तरह से 17 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक जो यात्रा है, उसमें ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, वो खास करके लीडिंग रोल में है। अनिल जयहिंद वहां पे है, वहां के लोकल नेता है, राजेंद्र पाल गौतम है। तमाम नेताओं को आगे की पंक्ति में खड़ा किया गया है। और पिछले जब से संविधान को लेकर के राहुल गांधी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में ओबीसी और ईबीसी को रखा है। बड़ा वर्ग है। कर्पूरी ठाकुर जी को भले भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, नरेंद्र मोदी उसको नहीं संभाल सकते। वो विरासत जो है वही संभाल सकते हैं जो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, या अगर उस रथ पे अब कांग्रेस पार्टी बैठी है, वो रथ वो अब कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती है, सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय ही उस दिशा में हमें ले जा सकता है, जिस दिशा में गांधी ले जाना चाहते थे, नेहरू ले जाना चाहते थे, बाबा साहब ले जाना चाहते थे, कर्पूरी ठाकुर ले जाना चाहते थे, जगदेव बाबू ले जाना चाहते थे। उस दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय पे न केवल बात करें, बल्कि सामाजिक न्याय करते हुए दिखाई पड़े। बिहार में बहुत कुछ बदला है, और यही वजह है कि पिछले 35 साल से पिछड़ों का शासन है, और उनके शासन में बहुत कुछ बदलाव आया है। जो जातीय संघर्ष था, जो संघर्ष भी नहीं कहूं मैं, जातीय उत्पात था, उत्पीड़न था, वो बहुत कम हुआ है। याद कीजिए 90 के दशक के पहले किस तरह से नरसंहार होते थे बिहार में। अब वैसी बात नहीं सोची जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, हमारे भीतर अभी भी सामंतवाद है, वो जाति से बाहर निकल करके सामंतवाद खड़ा हो जाता है। उस सामंतवाद को कैसे रौंदे, इस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। राहुल गांधी को विचार करना पड़ेगा कि सामंतवाद को कैसे तोड़ें।
बहुत सारी बातें अभी हम और करेंगे आगे समय के साथ, लेकिन ये सामंतवाद को तोड़ना जरूरी है। सामंतवाद को बिना तोड़े हम लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।